हाय एवरीवन, आज हम आपके साथ में 4 तरह के नाश्ते की रेसिपीज़ को साथ में शेयर करेंगे। ये चारों ही रेसिपीज़ एक से बढ़कर एक हैं। तो चलिए इन चारों ही नाश्ते की रेसिपीज़ को बनाते हैं और सबके पेट की भूख मिटाते हैं। इस सैंडविच को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक स्टफिंग रेडी करेंगे बना करके। तो हमने गैस पर एक पैन को रख दिया है गरम होने के लिए। इसमें हमने 1 बड़ा चम्मच तेल ऐड किया है। तेल को अभी हम गरम होने देंगे और ये तेल गरम हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पंचफोरन। पंचफोरन को अभी हम चटकने देंगे और ये पंचफोरन का तड़का हो चुका है। तो हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च को भी अच्छे से भून लेंगे और ये हरी मिर्च अच्छे से भून चुकी है। तो हम इसमें ऐड करेंगे 3 बड़े साइज के उबले हुए आलू। आलू को हाथों से हम इस तरह से मैश करके डालेंगे। आलू को ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई बीन्स, उबली हुई मटर डालेंगे और खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम आलू के साथ में इसे मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें हरी बीन्स का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास गाजर, शिमला मिर्च हो तो उसे भी आप बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर सकते हैं। आप अपने पसंद की इसमें कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। आलू को अच्छे से मैश करते हुए मसाले को अच्छे से भून लेंगे और ये आलू की स्टफिंग अब रेडी हो चुकी है। लेकिन इस स्टफिंग को और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए इसमें हम हाफ नींबू का जूस ऐड करेंगे। जूस को ऐड करने के बाद इसे भी हम स्टफिंग के साथ में अच्छे से मिला लेंगे। अब ये स्टफिंग रेडी हो चुकी है तो हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफर करके इसे हम ठंडा कर लेंगे। सैंडविच को बनाने के लिए अब हम 2 वाइट ब्रेड लेंगे। अगर आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ब्रेड पे हम लगाएंगे टमाटो सॉस और दूसरी ब्रेड पे हम लगाएंगे हरी धनिया की चटनी। इससे सैंडविच काफ़ी चटपटी और टेस्टी बनके तैयार होती है। दोनों ही ब्रेड पर हम चटनी और टमाटो सॉस को अच्छे से फैला लेंगे। इसे फैलाने के बाद जो हमने आलू की स्टफिंग तैयार की है, एक ब्रेड पर हम इसे अच्छे से फैला लेंगे। आलू की स्टफिंग को अच्छे से फैलाने के बाद ब्रेड पर अब हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़े से बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर का पल्प आप निकाल करके तभी आप इसे सैंडविच बनाने के लिए इस्तेमाल करिएगा, नहीं तो सैंडविच सौगी हो जाएगी। और अब हम इसके ऊपर लगा देंगे चीज़ की एक स्लाइस और उसके ऊपर से लगा देंगे दूसरी वाली ब्रेड को। इसी तरह से हमें सैंडविच को तैयार करना है। और ये लीजिए, हमने यहाँ पर 2 सैंडविच बना के तैयार कर ली है। अब हम इसे सेक करके भी तैयार कर लेंगे। सैंडविच को सेकने के लिए आज हम तवे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास सैंडविच मेकर हो तो उसमें भी आप सैंडविच को अच्छे से सेक करके तैयार कर सकते हैं। तवे को हमने अच्छे से तेल से ग्रीस कर लिया है। आप घी, तेल या बटर जो भी खाते हो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं इस सैंडविच को सेकने के लिए। और इसे हम अच्छे से धीमी आंच में एक साइड से सिकने देंगे। इसे हमें बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे नहीं सेकना है, धीमी आंच में ही सेकना है। और ये सैंडविच अब एक साइड से सिक चुकी है तो अब हम इसे पलट लेंगे। इसे पलटने के बाद हम इसे धीमी आंच में ही अलटते पलटते हुए क्रिस्प होने तक सेक करके तैयार कर लेंगे। ऊपर से इसे हम दबाते रहेंगे ताकि हमारी सैंडविच जो है अच्छे से एक दूसरे से चिपक जाए। और ये सैंडविच जो है दोनों साइड से अच्छे से सीख के काफ़ी क्रिस्पी हो गई है और इस पर बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और सैंडविच को हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र करके इसे हम सर्व करेंगे। आटा नूडल्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए आटा। तो सुबह में मैंने रोटियां बनाई थी तो उसमें से थोड़ा सा आटा बच गया था। बस उसी बचे हुए आटे से हम आटा नूडल्स को बना के तैयार करेंगे। अगर आप चाहें तो फ्रेश आटा भी गूंथ करके तैयार कर सकते हैं। रोटी का जिस तरह से सिंपल आटा हम गूंथ करके तैयार करते हैं, बस उसी तरह का आटा हमें चाहिए। इसमें मोयम या नमक वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। अब हम आटे में से एक लोई लेंगे और लोई में हम सूखा परथन लगाएंगे और इसे हम बेल करके तैयार कर लेंगे। जिस तरह से हम रोटी को बेलते हैं बिल्कुल सेम प्रोसेस से हमें इसे गोल बेल करके तैयार कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसे पूरी की साइज का भी बेल करके तैयार कर सकते हैं। हम इसे रोटी की साइज का बेल करके तैयार कर रहे हैं। और ये लीजिए, हमने एक रोटी को बेल करके तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम सारी रोटियों को बेल करके तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, हमने सारी रोटियों को बेल करके तैयार कर लिया है। उतने आटे में हमने 5 रोटियां बेल करके तैयार की हैं। तो अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। बनी हुई रोटियों को हमें पानी में डाल करके पकाना है। तो इसके लिए हमने कढ़ाई में पहले से 1 लीटर पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें हमने 1 टीस्पून नमक डाल दिया है और 2 चम्मच तेल डाल करके इन्हें आपस में मिक्स कर लेंगे।
अब जो हमने रोटियां तैयार की हैं, रोटियों को हम पानी में डाल करके इसे हम पका लेंगे। सारी रोटियों को साथ में नहीं डालेंगे, शुरू में सिर्फ हम 2 रोटियां ही डाल करके पकाएंगे। हमने इसमें तेल डाला हुआ है तो ये आपस में चिपकेंगी नहीं। और अब हम इन्हें ढक कर रख देंगे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने के लिए। अगर आप चाहें तो इसे हाई फ्लेम पर भी पका सकते हैं, पर लो फ्लेम पर ये बहुत ही अच्छे से पक जाती हैं। और ये लीजिए, रोटियों को पकते हुए लगभग 5 मिनट हो गया है। ढक्कन को हटा करके इसे हम चेक कर लेंगे। रोटियां बहुत ही अच्छे से पक गई हैं और ये देखिए पानी में ये तैरने लगी हैं। ये इस बात का इंडिकेशन है कि रोटियां अच्छे से पक गई हैं। तो अब हम इसे पानी से अलग कर लेंगे। पानी से अलग करने के बाद हम इसे इस तरह से देखिए एक जाली वाली प्लेट पर रखेंगे और इसे हम ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। सेम प्रोसेस से हम बाकी की बची हुई रोटियों को भी पका के तैयार कर लेंगे। हमने जो 2 रोटियां पहले पकाई थी ये ठंडी हो चुकी हैं अच्छे से। तो अब हम इसके नूडल्स बना के तैयार कर लेंगे। तो हम इसे पिज़्ज़ा कटर से काटेंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो आप इसे नाइफ से भी पतली स्ट्रिप काट करके तैयार कर सकते हैं। इस तरह से देखिए हम पिज़्ज़ा कटर से इसकी पतली पतली स्ट्रिप काट करके तैयार कर लेंगे। आप इसे जितना पतला काट सकते हैं उतना अच्छा होगा। ये नूडल्स खाने में तो टेस्टी लगते ही हैं, साथ ही ये हेल्दी भी होते हैं। अगर आपने इस आटा नूडल्स को एक बार घर में बना के खा लिया तो बार बार घर में आपके इसी आटा नूडल्स की डिमांड होगी। और ये लीजिए, हमने सारे ही नूडल्स को काट करके तैयार कर लिया है। तो अब हम इन्हें बनाना शुरू करेंगे। नूडल्स को बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर हम एक भारी तले की कढ़ाई या पैन रखेंगे। इसमें हमने 3 बड़े चम्मच के लगभग तेल डाल दिया है। किसी भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाले तेल का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है इस रेसिपी में। और 2 रफली चॉप की हुई हरी मिर्च डाल देंगे और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे गाजर लच्छेदार कटी हुई और थोड़ी सी शिमला मिर्च डालेंगे लच्छेदार कटे हुए और साथ ही में पत्ता गोभी डाल देंगे। और इन्हें डालने के बाद इन्हें हम हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। हमें ये प्रोसेस हाई फ्लेम पर ही करना है, लो फ्लेम पर बिल्कुल नहीं करना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इन सब्जियों को हमें हाई फ्लेम पर 1 मिनट तक भुनना है। और एक ज़रूरी बात यह है कि इन सब्जियों को आप बिल्कुल भी लो फ्लेम पर मत भुनिएगा, नहीं तो इनसे पानी रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा और सब्जियां बहुत ज़्यादा पक जाएंगी। इन सब्जियों को बस हमें हल्का सा सॉफ्ट करना है। सब्जियों को हमने 1 मिनट तक हाई फ्लेम पर भून लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच के लगभग टमाटो सॉस और 3 बड़े चम्मच हम इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे और 2 बड़े चम्मच हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। इन्हें ऐड करने के बाद इन्हें भी हम सब्जियों के साथ में मिक्स कर लेंगे। ये प्रोसेस भी हमें हाई फ्लेम पर ही करना है। सॉस को हमने सब्जियों के साथ में अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक। नमक डालने के बाद हम इसमें कटे हुए नूडल्स को भी ऐड करेंगे। नूडल्स को डालने के बाद इसे भी हम सब्जियों के साथ में मिक्स कर लेंगे। इस प्रोसेस में भी हमें गैस की फ्लेम को हाई पे रखना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वैसे तो जो आप बाजार के चाउमीन वगैरह खाते हो मैदे के बने होते हैं, पर हमने इसे इंडियन टच दे करके बनाया हुआ है। और ये चाइनीज रेसिपी हमने इसे एकदम इंडियन स्टाइल में बनाया है। तो ये खाने में तो टेस्टी होते ही, साथ ही हेल्दी भी हो जाते हैं क्योंकि ये आटे से बने हुए हैं। और ये लीजिए, हमारे नूडल्स बन के तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इनकी प्लेटिंग करेंगे। इस नाश्ते को आज हम मसूर की दाल से बना के तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने 1 कप भीगी हुई मसूर की दाल ले रखी है। दाल को हमने रात भर के लिए पानी में सोक कर दिया था और ये फूल करके सॉफ्ट हो गई है और क्वांटिटी में भी ज़्यादा हो गई है। अब हम ये मिक्सी ग्राइंडिंग जार लेंगे, इसमें हम दाल को ट्रांसफ़र कर लेंगे। दाल को हमें एकदम फाइन पीस करके तैयार करना है। आप छिलके वाली या बिना छिलके वाली कोई भी मसूर की दाल ले सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश करी पत्ता। इससे नाश्ते में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। 2 हरी मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल करके अब हम इसे पीस करके तैयार कर लेंगे। दाल ये पीस के तैयार हो चुकी है। हम इसे मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अभी जार में काफ़ी दाल का पेस्ट लगा हुआ है, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसे भी हम दाल के मिक्सचर में ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अगर आप चाहें तो अपनी पसंद के इसमें कोई भी मसाले
मसाले ऐड कर सकते हैं। और ये दाल का अब ये बैटर तैयार हो चुका है। इसकी थिकनेस देख लीजिए, हमने इसे कितना गाढ़ा रखा है। ना इसे बहुत ज़्यादा पतला रखना है और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है। हमें एक मीडियम थिकनेस का घोल तैयार करना है। अब ये घोल तैयार हो चुका है, इसे हम साइड में रखेंगे। और अब हम नाश्ते को बनाने के लिए आलू की एक स्टफिंग तैयार करेंगे। आलू की स्टफिंग बनाने के लिए गैस पर हम एक कढ़ाई रखेंगे। इसमें हमने 2 बड़े चम्मच के लगभग सरसों का तेल डाल दिया है। तेल को अभी हम गर्म होने देंगे। इसमें हम 1 टीस्पून काली सरसों डाल देंगे और कुछ फ्रेश करी पत्ते और साथ ही में 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। इन सारी चीज़ों को हम भून लेंगे। और ये तड़का हमारा तैयार हो चुका है तो हम इसमें ऐड कर देंगे 3 उबले हुए मैश किए हुए आलू। आलू को हम तड़के के साथ में भून लेंगे। और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल करके सारे मसालों को आलू के साथ में हम भून लेंगे। इस प्रोसेस को हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर ही करना है। और ये लीजिए, आलू को हमने अच्छे से भून लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक को हम ध्यान से डालेंगे क्योंकि हमने जो घोल तैयार किया है उसमें भी नमक पड़ा हुआ है। और खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल करके इसे आलू के मसाले के साथ में अच्छे से भून लेंगे। मसाले को भूनने के बाद इस स्टफिंग को और भी ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए हम इसमें 1 नींबू का जूस डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। नींबू का जूस ऐड करने के बाद इसे हमें ज़्यादा नहीं भुनना है। अब ये स्टफिंग तैयार हो चुकी है, हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस नाश्ते को बनाने के लिए हम नॉनस्टिक तवे का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर हम 1 चम्मच घी डाल करके इसे पूरे तवे पर फैला देंगे। आप घी, तेल, बटर जो भी खाते हैं उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं इस नाश्ते को बनाने के लिए। अब हमने जो घोल तैयार किया हुआ 1-1 चम्मच घोल हम डाल करके इसे हम फैला देंगे। इसके हमें छोटे छोटे चीले बना के तैयार करने हैं। तो हमारे तवे पर 4 चीले आए हैं, इसे हमने अच्छे से फैला दिया है। अभी हम एक साइड से इसे सिकने देंगे। जब ये एक साइड से सिक जाएगा तो ऊपर से ड्राई हो जाएगा। और ये हमारे जो मिनी चीले हैं ये ऊपर से एकदम ड्राई हो चुके हैं। तो हम इसके ऊपर देखिए आलू की जो हमने स्टफिंग तैयार की थी उसमें से हम आलू की टिकिया बना करके इसके ऊपर हम सेट कर देंगे। ये काम बहुत ही आप सावधानी से करिएगा क्योंकि चीला काफ़ी गर्म है तो हाथ आपके जलने नहीं चाहिए। अब हम 1-1 चम्मच घोल टिकिया के ऊपर भी देखिए डाल करके इसे कवर कर देंगे। बहुत ही सावधानी से करिएगा, बैटर बिल्कुल भी फैलना नहीं चाहिए। टिकिया को घोल से कवर करने के बाद हम इसके ऊपर से थोड़े से सफ़ेद तिल डाल देंगे और थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल देंगे। इससे नाश्ता हमारा खाने में तो अच्छा लगेगा ही, देखने में भी ये टेम्पटिंग लगेगा। नाश्ता अब ये एक साइड से अच्छे से सिक गया है और ऊपर से भी ये ड्राई हो गया है। तो अब हम इसे पलट लेंगे। नाश्ते को टर्न करने के बाद हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर अलटते पलटते हुए सेक करके तैयार कर लेंगे। इस नाश्ते को आप जल्दीबाजी में बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर मत सेकिएगा, नहीं तो ये जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। और ये नाश्ता अब अच्छे से सेक के तैयार हो चुका है। बहुत ही प्यारा इस पर कलर भी आ गया है और ये काफ़ी क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो अब हम इसे तवे से अलग कर लेंगे और सेम प्रोसेस से बाकी के भी नाश्ते को सेक करके तैयार करेंगे। इन टेस्टी सी कचौरियों को बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा गूंथ के तैयार करेंगे। तो हमने इसके लिए 250 ग्राम छना हुआ मैदा लिया है। इसमें हम 1 टीस्पून कलौंजी ऐड करेंगे, इसे कुछ जगह पर मंगरेल भी बोला जाता है। और 1 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे और 4 बड़े चम्मच के लगभग हम इसमें घी का मोयम देंगे। आप तेल का भी मोयम दे सकते हैं, पर घी का मोयम देने से कचौरियाँ काफ़ी खस्ता और मुलायम बन के तैयार होती हैं। मोयम को हमने अच्छे से मिला लिया है और ये अच्छे से बंध रहा है, तो इट मीन्स मोयम परफेक्ट है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसका एक लूज डो तैयार कर लेंगे। आटे को हमें बिल्कुल भी टाइट नहीं गूंथना है, इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि हम इससे कचौरियाँ बना के तैयार करेंगे। अगर आटा ज़्यादा टाइट रहेगा तो कचौरियाँ फट जाएंगी। हम इसे थोड़ा सा ढीला ही गूंथ के तैयार करेंगे। और ये लीजिए, आटे को हमने गूंथ करके तैयार कर लिया है। अब हम इसे ढक कर रख देंगे 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। अब हम कचौरियों को बनाने के लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। कचौरी की स्टफिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई या पैन रखेंगे गैस पर। इसमें हमने 2 बड़े चम्मच बेसन डाल दिया है,
बेसन को हम धीमी आंच में चलाते हुए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बेसन को हमें धीमी आंच में ही भुनना है, इसे हमें हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं भुनना है और इसे इतना भुनना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और ये लीजिए बेसन को हमने अच्छे से भून लिया है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। और अब हम इसे पैन से अलग कर लेंगे और वापस उसी पैन को हमने फिर से ले लिया है। इसमें हमने 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है, तेल गरम हो गया है और इसमें हम डाल देंगे पंचफोरन और पंचफोरन को अभी हम चटकने देंगे। और ये पंचफोरन का तड़का अब रेडी हो चुका है। इसमें हम अदरक, लहसुन और मिर्च कुटा हुआ डाल करके इसे भी हम तड़के के साथ में भून लेंगे। और ये तड़का अब रेडी हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कटोरी हरी मटर। वजन में नापेंगे तो ये लगभग 250 ग्राम हरी मटर है। मटर को डालने के बाद इसे हमने मीडियम फ्लेम पर भून लिया है। और अब हम इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और हाफ टी स्पून हींग डाल करके इसे हम मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए 1 मिनट तक भून लेंगे। मटर को हमें 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भुनना है, इसे हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं भुनना है। और ये लीजिए मटर को हमने अच्छे से भून लिया है और अब हम इसमें खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल करके इसे हम फिर से भून लेंगे। मटर को भुनने के बाद अब हम इसे ढककर रख देंगे लो फ्लेम पर पकने के लिए 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद इसे हम चेक करेंगे। मटर को पकते हुए 10 मिनट हो गया है। ढक्कन को हटा करके इसे एक बार फिर से चलाते हुए मिला देंगे। अब ये मटर पूरी तरह से पक के तैयार हो चुकी है, तो हम ये पोटैटो मैशर लेंगे, इससे मटर को अच्छे से मैश कर लेंगे। मटर को मैश करने के बाद जो हमने बेसन भून के रखा हुआ है उसे भी हम इसमें ऐड करेंगे। इसे ऐड करने के बाद इसमें हम 1 नींबू का जूस डालेंगे, इसे और भी ज़्यादा सुपर टेस्टी बनाने के लिए। अगर आप चाहें तो इसमें अमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मटर के साथ में मिक्स कर लेंगे। और ये कचौरी की स्टफिंग अब तैयार हो चुकी है। गैस को ऑफ करके इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करके हल्का सा ठंडा कर लेंगे। और ये लीजिए हमारी जो स्टफिंग है ये हल्की सी ठंडी हो चुकी है। हमें इसे इतना ठंडा करना है कि हाथों से हम इसे टच कर सकें और हाथों में थोड़ा सा इसका मिक्सचर ले करके हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे इस तरह से। और ये लीजिए हमने सारी बॉल्स को बना के तैयार कर लिया है और अब हम इसे साइड में रखेंगे। मैदे के डो को भी रेस्ट करते हुए लगभग 15 मिनट से ज़्यादा हो गया है। इसे एक बार फिर से मसलते हुए गूंथ करके हम तैयार कर लेंगे। अब हम मैदे में से एक लोई लेंगे और लोई को हम पेड़े का शेप दे करके दोनों हाथ के अंगूठे और उंगलियों की हेल्प से हम इसे कटोरी का शेप देंगे। और ये लीजिए हमारी एक कटोरी ये बनके तैयार हो चुकी है। तो हमने जो मटर का बॉल्स बना के रखा हुआ है इसके सेंटर पर रखेंगे और इसे मैदे से कवर कर लेंगे। इसे हमें बहुत ही अच्छे से कवर करना है, स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आनी चाहिए। जब हम स्टफिंग की इस तरह से बॉल बना लेते हैं तो कचौरी को शेप देना बहुत ही आसान होता है। और ये लीजिए हमने इसे कवर कर लिया। इसे हथेली के बीच में रख के हम इसे गोल करेंगे और हल्का से इसे हम चपटा कर लेंगे। कचौरी को हल्का सा फ्लैट करने के बाद इसे हम उंगलियों की हेल्प से हल्का हल्का देखिए इस तरह से फैला लेंगे। इससे स्टफिंग पूरी कचौरी में इक्वली फैल जाएगी। अब हम इसे बेलन की हेल्प से हल्का सा बेल लेंगे। ज़्यादा प्रेशर मत डालिएगा, थोड़ा सा ही प्रेशर डालिएगा, नहीं तो स्टफिंग बाहर आ सकती है। और ये लीजिए एक कचौरी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। इसी तरह से हम सारी कचौरियाँ बना के तैयार कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर 4 कचौरियाँ बना के तैयार कर ली हैं। हम इन्हें बनाते जाएंगे और इन्हें हम फ्राई करते जाएंगे। इन कचौरियों को हम मध्यम गरम तेल में डाल के ही फ्राई करेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा खौलते तेल में डाल के इन्हें बिल्कुल भी नहीं फ्राई करना है। जैसे जैसे कचौरियाँ सिकती जाएंगी वैसे वैसे ये हल्की होकर ऊपर आती जाएंगी। इन्हें हम एकदम धीमी आंच में ही फ्राई करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसे जल्दीबाजी में बिल्कुल भी हाई फ्लेम पर मत फ्राई करिएगा, नहीं तो तेल में जाते ही लाल हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। अब ये कचौरियाँ एक साइड से सिक चुकी हैं, तो हम इन्हें अलटते पलटते हुए गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। हलवाई लोग कचौरियों को धीमी आंच में फ्राई करते हैं, इसीलिए उनकी कचौरियाँ एकदम फूली फूली और चिकनी बनके तैयार होती हैं। और ये लीजिए देखिए हमारी कचौरियाँ भी एकदम फूल रही हैं तेल में, क्योंकि हम इसे एकदम धीमी आंच में फ्राई कर रहे हैं। शुरू में आप इसे धीमी आंच में फ्राई करिएगा और लास्ट में आप इसे थोड़ा सा तेज़ आंच में फ्राई करके निकाल लीजिएगा। और ये लीजिए कचौरियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं फर्स्ट बैच की, तो इसे हम तेल से अलग कर लेंगे और सेम प्रोसेस से हम बाकी की कचौरियों को भी फ्राई करेंगे।